इंसान चूँकि शऊर रखता है इसलिए वो हर बात पे गौर करता है कि वो चीज़ कैसे और क्यों वजूद में आई। तो ऐसे ही इंसान जब अपने आप पे नज़र दौड़ाता है तो वो इस बात पे गौर करने पे मजबूर हो जाता है कि ये हज़रत इंसान कहाँ से और कैसे वजूद में आया। तो इस सवाल का जवाब हर मज़हब अपने लिहाज से देता है कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई और ये इंसान कैसे दुनिया में आया। लेकिन यहाँ पे हम किसी मज़हब की बात नहीं करेंगे क्योंकि हर मज़हब अपने अपने अक़ीदे को रखते हैं। तो इस पे हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एवोल्यूशन यानी कि इंसानी इर्तिका और इस्लाम, इस पे हम अलग वीडियो बनाएंगे जिस पे हम एक पूरी मौलाना और मुफ्ती हज़रात की मुशावरत के साथ सही हक़ाइक़ सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ हम सिर्फ साइंसदानों की नज़र में देखते हैं कि इंसान एक्चुअली कैसे वजूद में आया। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इस बात को देखने से पहले कि इंसान कैसे वजूद में आया, एक और सवाल आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई। तो इस बात को देखने के लिए कि दुनिया कैसे वजूद में आई, हमारे सामने एक साइंटिस्ट जॉर्ज लेमेट्रे अपनी थ्योरी पेश करते हैं, बिग बैंग थ्योरी। तो इस थ्योरी के तहत वो बताते हैं कि ये जो हमारी कायनात है ये एक प्रीमोर्डियल हॉट सब्सटेंस, एक हॉट मैटर के एक्सप्लोजन की वजह से मार्ज़ वजूद में आई। तो इसके एक्सप्लोजन से सितारे, सूरज और ज़मीन वजूद में आ गए और हमारी जो ज़मीन है उसी एक्सप्लोजन के एक टुकड़े का हिस्सा है ये इनके नज़र से। तो अब देखते हैं कि इस ज़मीन पे, इस कुर्रा अर्ज़ पे इंसान कैसे वजूद में आया। कुछ साइंसदानों का कहना था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की वजह से जानदार का वजूद हुआ। वो ऐसे अपनी थ्योरी पेश करते हैं कि किसी भी चीज़ को, मुख्तलिफ़ चीज़ों के मिक्सचर को अगर हम किसी जगह पे रख देते हैं तो वहाँ से ऑटोमेटिक एक ज़िंदगी जन्म लेती है। जैसे वो कहते हैं किसी भी हम गली सड़ी चीज़ों को या कुछ ऐसे मिक्स मैटर को कहीं भी रखते हैं तो वहाँ पे मक्खियाँ पैदा हो जाती हैं। और फिर वो कहते हैं कि अगर हम पसीने से भरे कपड़े को किसी बॉक्स में बंद करके रख देते हैं तो वहाँ पे भी मक्खियाँ और बैक्टीरिया और बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो वजूद में आ जाते हैं। लेकिन इस बात को आगे जाके लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इन जो जानदार चीज़ें हैं वो कभी भी बेजान चीज़ों से पैदा नहीं हो सकती। तो इस नज़रिए को रिजेक्ट कर दिया गया और इस बात पे साइंटिस्ट आ गए कि जानदार चीज़ों से ही जानदार चीज़ बनाई जा सकती है। फिर इसके बाद 1929 में दो साइंटिस्ट थे, एक रशियन साइंटिस्ट थे ओपेरिन और एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे हेल्डन। तो इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन से ही मिलती जुलती बात की, लेकिन इन्होंने कुछ अलग तरीके से ये बात को सामने रखा। उन्होंने कहा कि जब ये दुनिया वजूद में आई तो वहाँ जो हमारी ज़मीन थी वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ ऐसा सपोर्टिव था जिससे जानदार यानी कि कुछ भी जानदार चीज़ों का वजूद में आना पॉसिबल था। वो कहते हैं कि वहाँ पे एक तो सूरज की डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज़ पड़ती थी और जो ऑक्सीजन था वो फ्री फॉर्म में या फिर हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जान का स्टार्ट होना आसान था। आज ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आज हमारी फ़िज़ा में, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है जो कि किसी भी ऑटोमेटिक केमिकल रिएक्शन को तोड़ देता है, आगे नहीं होने देता। तो वहाँ पे उस समय, उस वक्त ऐसा कुछ इन्वायरमेंट था कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से ऑर्गेनिक क्रिएशन वजूद में आ सकती थी। तो इन्होंने अपनी इस थ्योरी को ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या केमिकल एवोल्यूशन का नाम दिया और कहा कि ये केमिकल मिक्सचर, केमिकल रिएक्शन की वजह से पहले छोटे मॉलिक्यूल्स बने, फिर उससे माइक्रो से मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते गए और वहाँ से फिर सेलुलर और फिर वहाँ से मल्टी सेलुलर जानदार बनते गए। और वो कहते हैं कि वहाँ पे इन्वायरमेंट कुछ ऐसा था कि वहाँ पे छोटे मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी आपस में रिएक्शन करते थे और एक बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते थे और इस तरह बड़े छोटे से बड़े में कन्वर्ट होते होते एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शक्ल में आ जाते और फिर आगे बड़े मल्टी सेलुलर जानदार में शिफ्ट हो जाते। फिर 1952 में ओपेरिन और हेल्डन के एक्सपेरिमेंट को, उनकी थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट थे मिलर। उन्होंने कहा कि इस जो बात उन्होंने कही है कि सारा ये केमिकल इन्वायरमेंट में जानदार वजूद में आते हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये क्यों ना इस सारे प्रोसेस को मैं अपनी लैब में करके देखता हूँ।
तो उन्होंने क्या किया कि वही इन्वायरमेंट दिया जो उन्होंने बताया था साइंटिस्ट ने कि इस तरह का इन्वायरमेंट हो तो इस केमिकल प्रोसेस से जानदार बन सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वही सारा इन्वायरमेंट अपनी लैब में दिया, वही सारी कंप्लीट इन्वायरमेंट प्रोवाइड की और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि अगर ये कंडीशन हो जाए तो जानदार वजूद में आ सकते हैं। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एवोल्यूशन, जो हमारा असल टॉपिक है। तो इस पे बात करते हुए सबसे पहले जो नाम आता है वो है लेमार्क का। लेमार्क ने इस पे बहुत ज़्यादा सर्च की लेकिन वो इतनी मानी नहीं गई, आगे जाके रिजेक्ट होगी। इनकी जो एक्चुअल थ्योरी का जो थीम था वो ये था कि कोई भी जानदार वो अपने ऑर्गन को, अपने अज़ा को इस्तेमाल करता है या बिल्कुल नहीं करता, तो ये इस बात को डिसाइड करता है कि अगली जनरेशन कैसी होगी। इस बात को आप एग्जाम्पल से सही समझ पाएंगे। जैसे जिराफ थे तो उनकी स्टार्टिंग में जो नेक थी, जो गर्दन थी, वो इतनी लंबी नहीं थी। तो वो जो चारा वगैरह जो भी अपना खाते थे वो नॉर्मल हाइट पे उनको अवेलेबल होता था, तो वहाँ से अपना खा लेते थे। लेकिन कुछ माहौल में ऐसी तब्दीली आई कि वो छोटे उनकी हाइट में वो अवेलेबल नहीं था चारा, तो उन्होंने बड़े दरख्तों की तरफ कूच किया कि वहाँ से अपना खुराक हासिल करें। तो इन्होंने अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर की तरफ खींचना शुरू किया अपनी खुराक को लेने के लिए। तो ऐसे करने, इस ऑर्गन को, इस अज़ा को ज़्यादा इस्तेमाल करने से इनका ये जो गर्दन थी वो लंबी हो गई। ये इनकी थ्योरी है लेमार्क की कि किसी भी अज़ा को ज़्यादा इस्तेमाल करने से उसमें तब्दीली आ जाती है, या किसी को ना इस्तेमाल करें। जैसे ये वो कहते हैं कि सांप जो थे उनकी पहले जो टांगें थी, जो उनके लेग्स थे वो होते थे, तो इनको काफ़ी ज़मीन में जाना होता था तो काफ़ी मुश्किल होती थी। तो इस वजह से उन्होंने अपने इस पाँव की जो दिक्कत थी, इसकी जो प्रॉब्लम थी, उसको थोड़ा फेस किया और आहिस्ता आहिस्ता उनके जो पाँव थे वो कम होने शुरू हो गए। तो एक जनरेशन फिर आगे आई जिसमें पाँव बिल्कुल ही नहीं थे। लेकिन जल्द ही आगे जाके लेमार्क की इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इस पे काफ़ी सारी चीज़ें फिक्स नहीं आ रही थी। जैसे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि चूहों की जो दुम थी ना, उनको काट के उनको फिर उन्होंने जिनसी अमल करवाया, लेकिन जब नए चूहे पैदा होते थे तो वो दुम के साथ ही पैदा होते थे। तो इन्होंने इस बात को फिर रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ऑर्गन को आप इस्तेमाल कर रहे हों या ना करें तो अगली जनरेशन में ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे हम अपनी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ एशिया में जो लड़की हैं वो नाक या कान छिदवाती हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो हमारी अगली जनरेशन आए वहाँ पे ऑटोमेटिक सुराख हुए हों, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो 30 साल बाद डार्विन ने अपनी थ्योरी पेश की 1831 में। ये एक गैलापागोस आइलैंड पे तशरीफ़ ले गए। वहाँ पे उन्होंने ना फिंचेस पे रिसर्च की कि उन्होंने देखा कि एक ही फिंचेस की जो टाइप है उसके आगे मज़ीद 13 स्पीशीज़ उनको देखने को मिली। तो उन्होंने वहाँ से अंदाज़ा लगाया कि ये पहले कोई एक स्पीशी होगी जिससे आगे 13 मुख्तलिफ़ वैरायटियों की फिंचेस बन गई। यानी कि किसी की चूंच लंबी थी, किसी की मोटी थी, किसी की चौड़ी थी। तो उन्होंने इस तरह की 13 स्पीशीज़ को वहाँ पे देखा और वहाँ पे उन्होंने जो अपनी बुक में थ्योरी पेश की, बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इन्होंने इस बुक में अपनी वजाहत, अपनी थ्योरी को पेश किया कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जानदार आगे ग्रो कर पाते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जानदारों में कंपटीशन होता है और जो इन्वायरमेंट के इस कंपटीशन को विन कर जाता है वही आगे सर्वाइव कर पाता है। जैसे अगर इस बात को हम एक आसान एग्जांपल से समझें तो यूँ कहा जा सकता है कि जैसे मैं और एक मेरा किसी और सिटी का दोस्त हो और हम चढ़ें केटू की पहाड़ पे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो, इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज हो। अगर हम एक बंदा उसको इन्वायरमेंट को बर्दाश्त कर जाता है उस माहौल को, तो वो ज़िंदा रह पाएगा ऑटोमेटिकली और दूसरा मर जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो कुदरत है वो एक बंदे को सिलेक्ट करती है जो उसके हालात के ऊपर पूरा उतरता है और बाकी जो जानदार होते हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको उसने नाम दिया नेचुरल सिलेक्शन का। और फिर अपनी इस बुक में वो और एग्जाम्पल लिखते हुए कहते हैं कि जो जानदार इन्वायरमेंट के अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ख़ुद को अडॉप्ट करता है वही सर्वाइव कर पाता है। जैसे वो मिसाल देते हैं कि 2 तरह की तितलियां थी, एक लाइट कलर की और एक डार्क कलर की।
जो लाइट कलर की तितलियाँ थी वो अमूमन कार्बन के जो काले पेड़ होते थे वहाँ पे जब बैठती थी तो उनका जो शिकार था वो फ़ौरन उनको पकड़ लेता था। लेकिन जो डार्क कलर की तितलियाँ होती थी वो वहाँ पे बैठती थी तो आसानी से नहीं पकड़ी जाती थी। तो यूँ क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करते हुए जो लाइट कलर की जो वाइट कलर की तितलियाँ थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो गई और वो तितलियाँ सर्वाइव कर पाईं जो डार्क कलर की थी। तो इस तरह वो कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर पाता है जानदार वही आगे सर्वाइव कर पाता है। तो इनका जो मेन थीम था वो नेचुरल सिलेक्शन पे था। फिर डार्विन के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं डे वरीज। तो डे वरीज आगे अपना कंसेप्ट पेश करते हैं कि जो पीछे साइंटिस्ट की बातों को वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि जो सारा ये प्रोसेस है ये म्यूटेशन के अमल से होता है। इन्होंने म्यूटेशन का आगे कंसेप्ट दिया कि जो जीन है, जो हमारा डीएनए है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पे जो डीएनए के जो रिकॉम्बिनेशन होती है वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आगे जनरेशन में उसका फ़र्क पड़ता है। ये बात काफ़ी हद तक ठीक मानी जाती है और अभी भी इसको फॉलो किया जा रहा है कि जो डीएनए है हमारा अगर उसमें कोई चेंजेस होती है तो आगे बहुत बड़ी चेंजेस होती हैं। लेकिन इस बात को हम एवोल्यूशन से नहीं पूरा उतरती इस बात ये वाली बात, क्योंकि जो म्यूटेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो देखी गई है वो हार्मफुल होती है। कोई भी म्यूटेशन आगे बेनिफिशियल नहीं साबित हुई। तो इसको फिर क्योंकि एवोल्यूशन का जो अमल है वो हमेशा तरक्की की जानिब होता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि म्यूटेशन से हमेशा ही अच्छे रिज़ल्ट मिले हों। तो इस थ्योरी पे भी ये जो म्यूटेशन का जो थ्योरी थी ये पूरी नहीं हो सकी। फिर ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट कहते हैं जो इंसान है ये डायरेक्ट नहीं बना, ये इंसान पहले ऐप यानी कि जो मंकी थे उनसे जो कुछ एडवांस जानवर थे ऐप के नाम से, तो वहाँ से डेवलप होता होता जो होमो की स्पीशीज़ है वहाँ से पहले होमो इरेक्टस और फलां कुछ 6-7 इनकी स्पीशीज़ हैं, वहाँ से होता होमो सेपियन पे ये इंसान पूरा बना। और साइंटिस्ट ने इस बात को ऑब्ज़र्व किया कि पहले जो ऐप या पहले जो स्पीशीज़ थी होमो की, होमो सेपियन से पहले उनके जो दिमाग थे वो छोटे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन के प्रोसेस से जो इनके जो दिमाग और इनके जो माइंड का जो साइज़ था वो इंक्रीज़ होता गया और इनके जो बाकी बॉडी पे चेंजेस थी वो भी देखने को मिली। और दिन ब दिन काफ़ी सालों से ये अमल 1-2 साल 4-5 साल 10-12 साल का नहीं होता, ये लाखों करोड़ों साल का अमल होता है जिससे एवोल्यूशन आगे बढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि पहले जो दिमाग थे वो छोटे होते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता देखने को बड़े दिमाग मिले और उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ थी। इंसान अपना दिफा करना समझ गया था, अपने आप को बचाना, और उन्होंने इंसान ने तब पहली दफ़ा पत्थर का इस्तेमाल किया। तो काफ़ी सारी तब्दीलियाँ इंसान में देखने को मिली। और फिर इतने प्रोसेस के बाद वही जो ऐप से होमो की स्पीशीज़ से डेवलप होता होता होमो सेपियन बना जिसको आज हम आज का इंसान कहते हैं। ये सारी बातें साइंटिस्ट के कहने की हैं, मैं इस बात पे अपना व्यू नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको उन लोगों उन साइंसदानों की बातें बता रहा हूँ जो इन्होंने इस बात पे काफ़ी रिसर्च की है। और जो काफ़ी सारे वो लोग जो मज़हब को नहीं मानते वो इस बात पे बिलीव ही करते हैं और वो यही थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। और फिर कुछ लोग एग्जांपल देते हैं अपने इस पालमेरिस टेंडन की। जैसे अभी आप अपने इधर बैठे बैठे अगर ये इस और इसको मिलाएं और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा यूँ करें तो यहाँ पे आपको ये चीज़ उभरती हुई नज़र आएगी। ये टेंडन है जिसको पालमेरिस टेंडन कहा गया। और ये देखा गया कि ये मैमल्स में अमूमन होता था, लेकिन आगे जाके कुछ इंसानों में ये मौजूद है और कुछ में ये एब्सेंट है। तो इसको भी रिजेम्बलेंस दी गई कि इंसान मैमल से एवोल्यूशन के बाद आया, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैमल्स की मिलती हैं। और इसके अलावा मैमल्स में आपने देखा होगा कान हिलाने की खसूसियत होती है। आपने बिल्ली को देख लें या कुत्ते को या किसी भी मैमल्स को देख लें, उनमें कान हिलाने का उनमें एक होता है, क्योंकि ये एरिकुलर एक हमारे मसल्स होते हैं जो यहाँ पे मौजूद होते हैं, जो मैमल्स में होते हैं ज़्यादातर, तो वो कान हिला सकते हैं। लेकिन आपने कुछ ऐसे अपने इर्द गिर्द अपने दोस्त अहबाब कुछ अपने फ्रेंड्स देखे होंगे जो कान को हिला सकते हैं। हर बंदा नहीं हिला सकता, जिसमें वो मसल प्रेजेंट है वो उनको अपने कान को हरकत दे सकता है। और इसके अलावा एग्जांपल दी जाती है कि ह्यूमन की अगर बॉडी का स्ट्रक्चर देखा जाए तो हिप बोन के नीचे एक बोन जिसको टेल बोन के नाम से भी कहा जाता है वो मौजूद है। लेकिन वो आगे वहाँ से, क्योंकि अगर एनिमल में देखा जाए तो वहाँ से आगे दुम बनती है, लेकिन ह्यूमन का जो जाइगोट है वहाँ पे डेवलपमेंट के बाद वो कॉक्स के बाद वो बोन डेवलप नहीं होती, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ ज़रूर मौजूद है जहाँ से बोन बनती है। और यहाँ पे वो रिजेम्बलेंस देते हैं कि ये चीज़ पहले जो जानवरों मैमल्स में है
यही इंसान इस एवोल्यूशन के तहत आगे इसके तरक्की के प्रोसेस में होता हुआ टेल ख़त्म कर दी। और आपने कई जगह पे आर्टिकल में पढ़ा होगा या ख़बर में या न्यूज़ में देखा होगा कि एक दो जगह पे ऐसे बच्चे पैदा हुए जिनकी बोन्स टेल थी बाकायदा तौर पर। लेकिन अगर हम अपना कंक्लूजन यहाँ पे पेश करें तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक थ्योरी की बेस पे एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन की बेस किसी एक थ्योरी पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर थ्योरी डिफरेंट अपना एंगल, अपने नज़रिए को सामने रखती है। तो हम किसी भी एक थ्योरी को एवोल्यूशन पे पूरा उतरते नहीं देखते। तो ये थी बात एक साइंसदानों की। तो अब हम देखेंगे कि इस्लाम हमें क्या नज़रिया देता है कि इंसान कैसे वजूद में आया। ये हम एक अगली वीडियो में देखेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर काम अच्छा हो तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ना भी करें तो कोई मसला नहीं।